नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा महान यूनानी राजनीतिक विचारक, दार्शनिक अरस्तू के जीवन परिचय, उसके चिंतन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में तथा उसकी अध्ययन पद्धतियों के बारे में। साथियों, अरस्तू, जिसे हम राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक मानते हैं तथा तर्कशास्त्र एवं जीव विज्ञान का जनक मानते हैं, उसका जन्म 384 ईसा पूर्व यूनान के एक स्टेगिरा नामक नगर राज्य में हुआ था। साथियों, स्टेगिरा यूनान का एक उपनिवेश था। अरस्तू के बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता की मृत्यु के बाद लगभग 18 वर्ष की आयु में अरस्तू एथेंस गया और वहाँ प्लेटो की एकेडमी में प्रवेश लिया। अरस्तू अपने गुरु प्लेटो के साथ अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष बिताए और यह वही समय था जब प्लेटो अपने अंतिम ग्रंथ दी लाज की रचना कर रहा था तथा आदर्श राज्य के विचार को छोड़कर एक वास्तविक राज्य की खोज कर रहा था। साथियों, प्लेटो के चिंतन ने, प्लेटो के विचारों ने अरस्तू के विचारों पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला, जिसको आप उसके विचारों में पढ़ेंगे। साथियों, अरस्तू एक मेधावी छात्र था, इसीलिए प्लेटो उसे सर्वोच्च पाठक तथा अकेडमी का मस्तिष्क भी कहता था। 348 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो गई और प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तू ने एथेंस छोड़ दिया और अपने मित्र हर्मियस के पास एस्सस द्वीप चला गया, जहां उसने अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताए। 342 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक फिलिप ने अरस्तू को अपने पुत्र सिकंदर, जिसे आप अलेक्जेंडर भी कहते हैं, को शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया। अरस्तू ने फिलिप के आमंत्रण को स्वीकार किया और लगभग 5 वर्ष तक सिकंदर को शिक्षा दी। 335 ईसा पूर्व में फिलिप की मृत्यु हो गई। उसके बाद सिकंदर ने मैसिडोनिया का शासन संभाला और शासक बनते ही सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर निकल पड़ा। सिकंदर के विश्व विजय के अभियान पर निकलते ही अरस्तू पुनः वापस एथेंस लौट आया और एथेंस में उसने अपनी शिक्षण संस्था लीसियम की स्थापना की। धीरे धीरे सिकंदर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने यूनान सहित तमाम सारे देशों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। लेकिन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर की मृत्यु के बाद मैसिडोनिया के शासन, या यूं कहें सिकंदर के शासन के विरुद्ध क्रांति आरंभ हो गई। ऐसे में अरस्तू का एथेंस में रहना संभव नहीं हो सका, क्योंकि वह सिकंदर का गुरु था। ऐसे में अरस्तू ने एथेंस छोड़कर अन्य देश में शरण ली और ऐसा कहा जाता है कि उसके जीवन का अंतिम समय काफ़ी कष्टमय रहा। ऐसी कथित मान्यताएं भी हैं कि अंतिम समय में उसने विषपान करके अपने प्राण त्याग दिए। तो अगर अरस्तू के हम जीवन की बात करें तो अरस्तू का 62 वर्ष का जीवन काफ़ी उथल पुथल का रहा। उसने बचपन में अपने माता पिता खो दिया और अंत में अपने शिष्य सिकंदर के साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहे। कई बार यह प्रश्न उठता है कि अरस्तू की शिक्षा का सिकंदर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अलग अलग विचारकों की मान्यता है कि अरस्तू जहाँ छोटे नगर राज्यों का समर्थन करता था, स्थिर नगर राज्यों का समर्थन करता था, वहीं सिकंदर एक बड़े साम्राज्य का सपना देखता था। अगर हम अरस्तू के राजनीतिक चिंतन पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें तो अरस्तू के राजनीतिक चिंतन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो अरस्तू के चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव उसके गुरु के विचारों का पड़ा। उसके गुरु अर्थात प्लेटो के विचारों पर का पड़ा। प्लेटो के साथ उसने अपने जीवन के 20 वर्ष गुजारे थे और उन 20 वर्ष में अरस्तू ने प्लेटो से कई चीज़ें सीखी। अगर जब हम अरस्तू के चिंतन को पढ़ते हैं तो अरस्तू राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो बात करता है, अरस्तू कानून के बारे में बात करता है,
अरस्तु मिश्रित शासन व्यवस्था के बारे में बात करता है, या अरस्तु संपत्ति के बारे में बात करता है, या अरस्तु कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है, तो ये सारी विचार अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो से प्राप्त किए थे। साथियों, अगर हम दूसरे प्रभाव की बात करें तो अरस्तु के राजनीतिक विचारों पर, उसके विचारों पर समकालीन परिस्थितियों का भी बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। जब हम समकालीन परिस्थितियों की बात करते हैं तो आपने पढ़ा है किस प्रकार से स्पार्टा और एथेंस के बीच में पेलोपोनेशिया युद्ध हुआ, जिसमें स्पार्टा की विजय हुई थी और एथेंस की हार हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद एथेंस तो नष्ट हो गया। एथेंस के बाद धीरे धीरे स्पार्टा का भी पतन हो गया। स्पार्टा के पतन के साथ साथ धीरे धीरे यूनान के तमाम सारे नगर राज्यों का पतन हो गया। तो अरस्तु ने अपने जीवन काल में तमाम सारे नगर राज्यों का उत्थान देखा और कई नगर राज्यों का पतन देखा। तो उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि किस प्रकार से हम एक स्थिर स्थायी शासन व्यवस्था की स्थापना करें। इसके बाद दोस्तों, यदि हम उसके चिंतन पर प्रभाव की बात करते हैं तो सिकंदर का भी उसके चिंतन पर प्रभाव पड़ा, उसके विचारों का प्रभाव पड़ा। सिकंदर और हर्मिसियस जो उसका मित्र था, हर्मिसियस भी प्लेटो की एकेडमी का ही छात्र था। इसीलिए प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु हर्मिसियस के पास चला गया और वहाँ पर उसने अपने जीवन कुछ वर्ष बिताए थे। तो हर्मिसियस एस्सस द्वीप का शासक था, इसीलिए हर्मिसियस के क्रियाकलापों का, उसकी शासन व्यवस्था का, सिकंदर की नीतियों का अरस्तु के चिंतन पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम प्रभावों की बात करें तो अरस्तु के चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी ने डाला है तो उसके गुरु प्लेटो के विचारों ने डाला है। साथियों, अगर हम अरस्तु के अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो अरस्तु के अध्ययन पद्धतियाँ वास्तव में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ थीं। इसीलिए अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है, यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। इसके विपरीत उसके गुरु प्लेटो की अध्ययन पद्धति वास्तव में काल्पनिक अध्ययन पद्धति थी, जिसे हम कहते हैं निगमनात्मक अध्ययन पद्धति, यानी डिडक्टिव अध्ययन पद्धति या डिडक्टिव मेथड। तो अध्ययन पद्धतियों के आधार पर दोनों में मौलिक अंतर था। अगर हम अरस्तु के अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो अरस्तु ने मुख्य रूप से 5 अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है, जिनका आधार वैज्ञानिक है। सबसे पहली अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक अध्ययन पद्धति यानी डिडक्टिव मेथड। दूसरी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल अध्ययन पद्धति यानी हिस्टोरिकल मेथड। तीसरी अध्ययन पद्धति तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। चौथी अध्ययन पद्धति अगर हम बात करते हैं तो विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति यानी एनालिटिकल स्टडी मेथड। और अगर पांचवी अध्ययन पद्धति की बात करते हैं तो वास्तव में स्वदेशी अध्ययन पद्धति यानी टेलियोलॉजिकल मेथड। तो अरस्तु ने जिन 5 अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है, जिन 5 पद्धतियों का प्रयोग किया है, वास्तव में ये पद्धतियाँ वैज्ञानिक हैं। इसीलिए अरस्तु को हम प्रथम राजनीति वैज्ञानिक भी कहते हैं, यथार्थवादी विचारक भी कहते हैं, और उसका जो अध्ययन है वैज्ञानिक है। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का तात्पर्य क्या है। साथियों, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति या इंडक्टिव मेथड वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति है, एक साइंटिफिक मेथड है, जिसमें जिस प्रकार से हम विज्ञान में, साइंस में किसी घटना का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, एक सीक्वेंस में करते हैं, क्रम में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आगमनात्मक अध्ययन पद्धति भी है कि किसी भी घटना के घटने के कारण की खोजने के लिए, कारणों को जानने के लिए सबसे पहले हम घटना का अध्ययन करते हैं, फिर तथ्यों को संकलित करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद उनको हम व्यवस्थित ढंग में रखते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद उनका अध्ययन करते हैं और अंत में निष्कर्ष निकालते हैं और सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति वास्तव में विशेष से सामान्य की ओर यानी पर्टिकुलर टू जनरल चलती है। लेकिन वहीं अरस्तु की अध्ययन पद्धति के विपरीत प्लेटो की अध्ययन पद्धति तो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी, यानी वो जनरल से पर्टिकुलर की ओर चलती है, वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। तो अरस्तु ने ऐसी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जिसमें घटनाओं के अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया, यानी पहले घटना का अध्ययन करने के लिए घटना की जानकारी लेना, फिर तथ्यों का संकलन करना, तथ्यों को व्यवस्थित करना, फिर उनका विश्लेषण करना, उसके बाद निष्कर्ष निकालना, फिर सिद्धांत का प्रतिपादन करना। तो अरस्तु ने अपने चिंतन में आगमनात्मक अध्ययन पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया है। दूसरी अध्ययन पद्धति की बात करते हैं तो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति यानी हिस्टोरिकल मेथड। तो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का तात्पर्य यह है कि किसी भी घटना का अध्ययन, किसी भी घटना के कारण का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करना,
यानी वो घटना जो घटी हुई है उस घटना के पीछे कोई ऐतिहासिक कारण भी होंगे, तो उन कारणों की खोज करना, उसके बाद उनमें कार्य और कारण का संबंध खोजना और यह पता लगाना कि वास्तव में कोई घटना जो घटी है, कोई क्रांति हुई है, उसके पीछे के कारण क्या हैं। तो अरस्तू ने, जैसा कि आप जानते हैं, 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया, शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में शासन की स्थिरता के लिए कानून का शासन होना चाहिए, संविधानवादी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, अरस्तू ने हमेशा घटनाओं का, समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि किन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है या समस्याओं का निराकरण किस तरह से किया जा सकता है। तो अरस्तू ने, आप देखा है, आपने पढ़ा भी है कि 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और अध्ययन ही नहीं किया, अध्ययन करके उन कारणों खोज की कि कौन सा संविधान, कौन सी शासन व्यवस्था स्थायी है और स्थायी है तो उसके पीछे कारण क्या हैं। इसीलिए उसने एक स्थायी राज्य की स्थापना के लिए, स्थायी शासन की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसकी चौथी अध्ययन पद्धति है, वह है विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति, यानी एनालिटिकल स्टडी मेथड। तो विश्लेषण का तात्पर्य क्या है कि घटना का विश्लेषण करना। दो चीज़ें होती हैं, एक संश्लेषण, एक विश्लेषण। संश्लेषण में हम क्या करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं फिर अध्ययन करते हैं, लेकिन विश्लेषण में क्या करते हैं, तथ्यों के अलग अलग तत्वों को अलग करते हैं, फिर एक एक घटना का, एक एक कारण का, एक एक तत्व का हम पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो अरस्तू ने अध्ययन के लिए, अरस्तू का अध्ययन है, जो विचार है, वो पूरी तरीके से विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है, एनालिटिकल मेथड पर आधारित है। पांचवी अध्ययन पद्धति की हम बात करते हैं तो स्वदेशी अध्ययन पद्धति, इसको हम कहते हैं टेलियोलॉजिकल स्टडी मेथड या टेलियोलॉजिकल मेथड। यानी अरस्तू कहता है कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं, संसार में जो भी चीज़ें हैं, उन सब का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो निरुद्देश्य हो। परिवार है, परिवार का उद्देश्य है एक अच्छे जीवन को प्राप्त करना और धीरे धीरे राज्य के रूप में स्थापित होना। व्यक्ति का जीवन है एक सज्जीवन को प्राप्त करना। तो कहता है कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उन सब का एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो अरस्तू ने अपने अध्ययन में प्रत्येक वस्तु को एक उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखा है। तो साथियों, इस तरह हम देखें तो अरस्तू ने अपने चिंतन में 5 अध्ययन पद्धतियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया है, जो वास्तविक हैं, यथार्थ हैं, वैज्ञानिक हैं। इसीलिए अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इसीलिए उसे यथार्थवादी विचारक भी कहा जाता है और इसीलिए उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो अरस्तू के चिंतन का मुख्य उद्देश्य, अगर अरस्तू के चिंतन का मुख्य उद्देश्य हम देखें तो अरस्तू के चिंतन का मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम एक स्थिर और स्थायी राज्य की स्थापना करें। क्योंकि उसने देखा था कि नगर राज्यों में किस प्रकार समस्याएं व्याप्त थी, किस प्रकार से नगर राज्यों का उद्भव हुआ, किस प्रकार से उनका पराभव हुआ, किस तरह से उनका पतन हुआ। तो चाहता था कि एक ऐसे नगर राज्य की स्थापना करें जो स्थिर हो, जो न्याय पर आधारित हो, जो समानता पर आधारित हो। तो इसीलिए उसने नगर राज्य या एक स्थिर राज्य की स्थापना करने के लिए, एक न्यायप्रिय राज्य की स्थापना करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और विभिन्न पुस्तकों की रचना की। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम अरस्तू की प्रमुख पुस्तक की बात करें तो द पॉलिटिक्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके और बहुत सारी पुस्तकें, उसने लगभग 400 से अधिक पुस्तकों की रचना की। अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि उसने 400 से अधिक पुस्तकों की रचना की, लेकिन कुछ पुस्तकें उसकी महत्वपूर्ण हैं जिनकी चर्चा मैं धीरे धीरे आगे करूंगा। तो अरस्तू के चिंतन का जो मुख्य उद्देश्य था, एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था, एक ऐसे स्थिर राज्य की स्थापना करना था जिसका आधार न्याय और समानता हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो, सभी अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें, सभी एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। इसीलिए अरस्तू ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ये बताया कि एक आदर्श राज्य में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से हम एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।